सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई हम देखने जा रहे हैं आज का रीडिंग बूस्टर और आई होप आप सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे रीडिंग बूस्टर्स को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका एक कंप्लीट होलिस्टिक पूरा रिवीजन आपका इंग्लिश का होता है और रीडिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। आपको नई नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है, साथ ही साथ में आपको पूरी ग्रामर के बहुत सारे पॉइंट्स जानने को मिलते हैं रीडिंग बूस्टर के अंदर, बहुत सारे वोकैबुलरी के नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, साथ ही साथ में क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आपकी हो रही है, कॉम्प्रीहेंशन जो कि मेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसकी प्रैक्टिस हो रही है। आजकल आप देख रहे होंगे पैटर्न चेंज को लेके काफ़ी बात चल रही है, वेंडर चेंज को लेके काफ़ी बात चल रही है। चाहे वेंडर चेंज हो चाहे पैटर्न चेंज हो, रीडिंग बूस्टर्स आपका ना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो रहने वाला है वो रीडिंग बूस्टर रहेगा। कारण बहुत साफ है मेरे भाई, क्योंकि इसमें ना क्वालिटी कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस लेके नहीं आता हूं मैं रीडिंग बूस्टर में कि आइए और एकदम लप्पू से क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों के सामने आ जाऊं। मैं कोशिश करता हूं कि क्वालिटी डिलीवर करूं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज से या उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा एक्चुअली में पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके लिए रीडिंग बूस्टर हम लोग कराते हैं, ठीक है। तो आई होप जितने बच्चों को ये चीज़ अच्छी लग रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हर जगह और लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आ जाइए भाई। और बाकी भाई कमेंट जरूर करके जाया करें जब भी आप रीडिंग बूस्टर देखते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ना। So India is facing an escalating water crisis that threatens not just its environment but also its economic and social stability। कहा गया है कि इंडिया फेस कर रहा है, तो इंडिया सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फेसिंग आपकी मेन वर्ब है। इंडिया इज फेसिंग व्हाट, तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एन एस्केलेटिंग वाटर क्राइसिस। क्राइसिस आपका जहाँ पे नाउन है, कैसी क्राइसिस, वाटर आपका नाउन मॉडिफायर हो जाएगा, ठीक है। और वाटर क्राइसिस किस लेवल की है, तो वो एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग का मतलब होता है बढ़ती हुई। जब चीजें एस्केलेट होती हैं इसका मतलब है वो चीजें बढ़ती हैं, खास करके कोई नेगेटिव चीज एस्केलेट करती है, खराब चीजें एस्केलेट करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में एस्केलेशन हो रखा है, ठीक है। तो एस्केलेशन, एस्केलेटिंग, कोई भी चीज जो खराब चीज है जो बढ़ रही है, तो ये कैसी क्राइसिस है, जो एस्केलेटिंग है, जो कि बढ़ती हुई क्राइसिस है, ठीक है। आगे क्राइसिस ध्यान देंगे, ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल CRISES होता है, ठीक है। आगे आगे दैट आपका क्या लगा दिया, रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है, क्राइसिस, जो कि सिंगुलर है, तो इसके आगे जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। दैट थ्रेटन्स, थ्रेटन करना यानी कि एक तरीके से जो डराती है। थ्रेटन करने का मतलब होता है डराना। अब कुछ चीजें तो वैसे डराती हैं, हप मारूंगा, डरा दिया, ठीक है। कुछ डराने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए युद्ध की स्थिति है, तो वो स्थिति हमें क्या करेगी, थ्रेटन करेगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया, राइजिंग टेम्परेचर से एक बहुत बड़ा इशू है, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, हमें डराती हैं, अंदर से डराती हैं, तो थ्रेटन करती हैं, ठीक है। सो वो सिचुएशंस हमें डराती हैं, तो थ्रेटन। किसको थ्रेटन करते हैं, नॉट जस्ट। ये नॉट जस्ट वही काम करता है जो नॉट ओनली करता है, ठीक है। न सिर्फ इट्स इन्वायरमेंट, इट्स इन्वायरमेंट यानी कि इंडिया के इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, बट ऑल्सो, तो नॉट जस्ट और नॉट ओनली एक ही बात है, इसीलिए यहाँ पे आगे बट ऑल्सो का पेयर बन गया। इट्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, न सिर्फ भारत के इन्वायरमेंट को वो थ्रेटन करता है, बल्कि में सोशल और इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता है, उसको भी ये वाटर क्राइसिस जो है वो थ्रेटन कर रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। Dash 18% of the world's population and only 4% of its freshwater resources. The country is experiencing a severe mismatch demand and supply। कहा गया है कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है उसका तो 18% हिस्सा है भारत में, लेकिन दुनिया का जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उसका सिर्फ 4% है। तो इसमें क्या एक बहुत बड़ा मिसमैच है। जनरली क्या होना चाहिए कि भैया 18% पॉपुलेशन हम पे, तो 18% पानी हमको दे दीजिए, बट वैसा तो नहीं कर सकते। पानी फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, सिर्फ 4%, और दुनिया की पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, 18%। तो मिसमैच बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी कम है, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। आप में से ज़्यादातर बच्चों को देखते लगेगा कि सर अबाउट आएगा, लगभग का सेंस, अबाउट 18%। कुछ को लगेगा अरे अराउंड भी लगभग का सेंस देता ही आएगा, तो फिर कुछ को लगेगा कि अरे ऑलमोस्ट भी तो लगभग का सेंस देता ही आएगा। ध्यान देंगे, अबाउट हो गया, अराउंड हो गया या ऑलमोस्ट हो गया, ये तीनों ही लगभग का मीनिंग देते हैं और तीनों ही एडवर्ब का काम करते हैं। अबाउट जब आपका प्रीपोजिशन होता है, तो अबाउट प्रीपोजिशन का मतलब होता है के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट राधिका, मैं राधिका के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो अबाउट बारे में, तो यहाँ पे तो बारे का तो सेंस है नहीं, 18% के बारे में नहीं। अच्छा, तो यानी कि अगर अबाउट आएगा तो लगभग का सेंस बनेगा। दूसरा अराउंड,
अराउंड जब एडवर्ब होता है तो इसका मीनिंग होता है लगभग, अराउंड 30,000 यानी लगभग 30,000, ठीक है। लेकिन अराउंड जब प्रपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ, ठीक है। अराउंड द अर्थ या अराउंड द सन, हम कह देते हैं कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो ये चारों तरफ का सेंस देता है। तो क्या मैं कहूंगा कि अराउंड 14% मतलब 18%, 18% के चारों तरफ, वो सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर सेंस बनेगा तो लगभग वाला बनेगा। ऐसे ही ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट तो आपका सिर्फ एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है लगभग। एक दे रखा है यहाँ पे विथ, जो कि होता है प्रीपोजिशन। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमें एडवर्ब की जरूरत है प्रीपोजिशन की। अब हमें ये डाउट आया क्यों, अगर मान लीजिए इनमें से एक होता तो आप में से ज्यादातर बच्चे मार के चले जाते हैं, लेकिन एक बार ध्यान देंगे, समझें। डैश 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, तो ये जो 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ओनली 4% ऑफ इट्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब एक बार अगर पूरे स्ट्रक्चर को समझें आगे, द कंट्री सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपीरियंसिंग मेन वर्ब है। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अ सीवियर मिसमैच, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अ सीवियर मिसमैच डिमांड है ना, एंड सप्लाई, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये तो ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। अब एक बात बताइएगा, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट आ गया, तो ये 18% है क्या, ये किसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ जाएगा इट्स फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। लेकिन ये जो ओनली 4% है और ये जो 18% है, ये क्या है भाई, कोई भी एक्सप्रेशन सेंटेंस में यूं ही तो नहीं आ जाएगा, एवं ही बस जस्ट फॉर फन आ जाए, नहीं, उसका कोई ना कोई वहां पे यूज होगा, वो सब्जेक्ट बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा, कुछ तो बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे अबाउट, अराउंड या ऑलमोस्ट लगा दिया तो ये तो एडवर्ब है, और एडवर्ब के आगे 18% हमने क्यों लिखा है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। इसका मतलब है कि ये तीनों ही नहीं आएंगे। यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन क्या आएगा, विथ आएगा जी। विथ आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन की जरूरत है। विथ 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ में, और सिर्फ 4% पानी के साथ में, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो हमारे पास में पानी सिर्फ कितना है, 4%, पॉपुलेशन कितनी है, 18%, इसीलिए विथ आएगा। आप पढ़ के भी देखोगे ना, विथ अबाउट 18% सही लगेगा, विथ अराउंड 18% सही लगेगा, विथ ऑलमोस्ट 18% सही लगेगा। यानी कि विथ का लगना जरूरी है, ये आए ना आए ये तो एक्स्ट्रा जानकारी होती है, ध्यान देंगे। अराउंड लगाना, अबाउट लगाना या ऑलमोस्ट लगाना, ये एक्स्ट्रा जानकारी होती है, आप दो या मत दो। मैं ये कहूं कि आई हैव अराउंड 30,000 रुपीज, मैं ये भी कह सकता हूं आई हैव 30,000 रुपीज, अराउंड तो वहां पे ऑप्शनल है, लगाओ मत लगाओ। आई हैव ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज, तो आप कहोगे कि ऑलमोस्ट को लिखो या मत लिखो, इट डजंट मैटर। तो ये एडवर्ब्स होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पे एक मैंडेटरी चीज चाहिए जो कि 18% को यहाँ पे जस्टिफाई कर पाए, तो वो क्या बनेगा, विथ बनेगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे धोखा खा जाएंगे इसमें, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंटेंट बहुत क्वालिटी कंटेंट है। आगे देखेंगे करंट प्रोजेक्शंस, तो कहा गया है जो करंट प्रोजेक्शंस है, प्रोजेक्शंस का क्या मतलब है, जो हम आज की डेट में सोचते हैं ना, हम प्रोजेक्ट करते हैं कि ऐसा होगा आगे के लिए। अगर कोई हमारा, हमने कुछ प्रोजेक्ट करा है, यानी कि हमने कुछ सोचा है, हमने कुछ गैस करा है, तो करंट के जो गैसेज हैं वो इंडिकेट करते हैं। तो करंट प्रोजेक्शंस आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट बना तो वर्ब आपकी प्लूरल आ गई, इंडिकेट। क्या इंडिकेट करते हैं, दैट यानी कि नियरली 6 मिलियन पीपल। अब नियरली, अराउंड, अबाउट, ये सब एक ही बात है, यहाँ पे नियरली लगाओ मत लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, आप नियरली लिख दो, अबाउट लिख दो, अराउंड लिख दो। 600 मिलियन पीपल यानी कि 600 मिलियन लोग इन इंडिया, इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है इंडिया। फेस, अब ये क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो दैट आपका कंजंक्शन था। 600 मिलियन पीपल, ये आपका क्या बना, सब्जेक्ट बना, जिसके लिए वर्ब आ गई क्या, फेस। फेस आपकी वर्ब आ गई। फेस अगर आपकी वर्ब है, क्या फेस करते हैं, तो हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, तो वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, कैसी वाली, हाई टू एक्सट्रीम, उच्च से लेके एकदम खत्म, मतलब बहुत खराब लेवल की है ना। आगे, एंड 21 मेजर सिटीज, और 21 बड़े सिटीज ऐसे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू रन डैश ऑफ ग्राउंड वाटर बाई 2030। और ऐसी उम्मीद है कि 21, ऐसी उम्मीद क्या, ऐसा डर है, उम्मीद है तो अच्छी चीजों की होती है ना, ऐसी एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि 21 बड़े शहर जो हैं वो ग्राउंड वाटर पानी वहां पे खत्म हो जाएगा। सो जब हम किसी चीज की सप्लाई खत्म होती है तो हम कहते हैं ना रन आउट ऑफ समथिंग, रन आउट ऑफ समथिंग। तो वैसे भी ये ध्यान देंगे, रन मतलब एट के साथ ऑफ नहीं आएगा, एट प्रीपोजिशन है, इसके साथ में हमें क्या लगाना चाहिए,
आगे ऑब्जेक्ट चाहिए, इन प्रीपोजिशन है इसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑफ प्रीपोजिशन है इसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ऑफ इनमें से सिर्फ किसके साथ आता है, आउट के साथ आता है, तो आउट ऑफ हो जाएगा। रन आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाना, है ना। आगे द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हैज डिक्लाइंड अलार्मिंगली। पर कैपिटा यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से जो वाटर की उपलब्धता है, ठीक है। तो देखेंगे द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ये सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है वाटर, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब है और डिक्लाइंड मेन वर्ब है। डिक्लाइन होने का मतलब है कम होना, ये डिक्लाइन हो गई। और कैसे डिक्लाइन हुई, डिक्लाइंड हाउ, अलार्मिंगली। अलार्मिंगली यानी कि ये चिंताजनक रूप से, अलार्मिंग होना किसी चीज का, कॉशनरी होना किसी चीज का, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि वो आपको ना एक तरीके से चिंताजनक है वो, ठीक है। आगे आर एक्सपेक्टेड, ये आर सॉरी हैज डिक्लाइंड अलार्मिंगली। एंड इफ, और अगर, तो एंड भी कंजंक्शन है, इफ भी कंजंक्शन। आप कहोगे सर डबल कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि देखो दो क्लॉज आगे आएंगी। अर्जेंट करेक्टिव मीजर्स, ये अर्जेंट करेक्टिव मीजर्स सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब है, नॉट टेकन ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ये मेन वर्ब है। द क्राइसिस सब्जेक्ट है, कुड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और रिजल्ट आपकी मेन वर्ब है। तो जैसे ही देखोगे दो क्लॉज बन गई, एक सब्जेक्ट वर्ब ये बन गया, एक सब्जेक्ट वर्ब ये बन गया। दोनों को जोड़ने के लिए हमारे ये दो कंजंक्शन आ गया। पूरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड आ गया है, और क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाई है कंडीशन देने के लिए, तो उसको इफ लगा दिया है हमने, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो ये देखो एक पूरा कंडीशनल सेंटेंस है यहां से यहां तक। इफ अर्जेंट करेक्टिव मेजर्स आर नॉट टेकन, अगर अर्जेंट मेजर्स यानी अर्जेंट स्टेप्स नहीं लिए गए, द क्राइसिस कुड रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ अप टू 6% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी बाई 2050। कहा गया कि 2000, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कंडीशन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आगे दे रखा है कि जो क्राइसिस है उसका परिणाम ये होगा कि लॉस ऑफ अप टू 6% ऑफ कंट्रीज जीडीपी बाई 2050, 2050 तक 6% का लॉस हो जाएगा जीडीपी में, ये कहा गया है। अब जैसे देखोगे ना पूरा सेंटेंस है ना कंडीशनल सेंटेंस, इसके अंदर दो क्लॉज हैं, दोनों को जोड़ने के लिए इफ लगा दिया है, और इस पूरे सेंटेंस को इफ से लेके यहां तक इस पूरे को जोड़ने के लिए पुराने वाले सेंटेंस से एंड लगा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे एंड और इफ को हमने एक साथ यूज करा है, ठीक है। आगे देखेंगे। और करेक्टिव मीजर्स का मतलब क्या होता है, करेक्टिव का मतलब होता है, करेक्टिव मीजर्स का मतलब है कोई चीज जो खराब है उसको सुधार करने के लिए जो बेसिकली उपाय करे जाते हैं वो करेक्टिव मीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। एक होता है प्रिवेंटिव मीजर्स, कोई चीज जो अभी नुकसान नहीं हुआ है उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मीजर्स लिए जाते हैं, जो नुकसान हो चुका है उसको सही करने के लिए करेक्टिव मीजर्स लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। आगे वन ऑफ द प्राइमरी, अब देखो वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल, प्लूरल नाउन आता है। इसका मतलब यह कि कॉज और रीजन ये दोनों सिंगुलर हैं, ये नहीं आएंगे। सो वन ऑफ द प्राइमरी डैश ऑफ दिस क्राइसिस, ये जो क्राइसिस है, ये जो संकट है, इसके प्राइमरी क्या है, संकट का रीजन नहीं होता है, कॉज होते हैं। दूसरा ऑफ अगर आ रखा है तो कॉज ऑफ समथिंग होता है, रीजन फॉर समथिंग होता है। सो कॉजेज की बात कर रहे हैं इसीलिए कॉजेज आ जाएगा ना कि रीजंस। सो वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ दिस क्राइसिस इज, अब वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर आता है इसीलिए इज आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे वन ऑफ के साथ में सामान्यतः आर्टिकल द भी आता है ना। आगे उनमें से जो प्राइमरी कॉजेज है उनमें से पहला क्या है, इज द ओवर डिपेंडेंस। ओवर डिपेंडेंस का मतलब है, डिपेंडेंस का मतलब होता है निर्भरता, और ओवर का मतलब है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा निर्भरता किस चीज पे है, ऑन ग्राउंड वाटर, जो जमीन का पानी है उस पर। फॉर किस चीज के लिए निर्भरता क्यों है, वाई क्यों, पर्पज बताओ, पर्पज बताने के लिए फॉर प्लस उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर बोथ यानी दो चीजें बताई गई, बोथ के साथ में एंड का पेयर बना। ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पजेस, पीने के लिए भी, और इरिगेशन यानी कि सिंचाई आपका, ठीक है, जो खेती करते हैं ना लोग तो इरिगेशन करते हैं वहां पे, तो इरिगेशन पर्पज के लिए ओवर डिपेंडेंस है हमारी किस पे, जमीनी पानी पे। जमीन वाला पानी अगर ना हो तो हम लोगों की सिंचाई नहीं हो पाएगी। हमने तो देखा भी है गांव में हमेशा वो ट्रॉली वगैरह लगती है, समरसेबल पंप वगैरह लगाते हैं, उसी से होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो ग्राउंड वाटर जिसको हम बोल देते हैं, उस पर ओवर डिपेंडेंस है हम लोगों की, ड्रिंकिंग के लिए भी और इरिगेशन पर्पज के लिए भी। गाँव वगैरह में तो आप देखोगे पूरे तरीके से जमीनी वाटर का ही काम कर यूज होता है, बम्बे वगैरह का पानी तो कोई पी नहीं सकता है ना। आगे देखेंगे। विथ एग्रीकल्चर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब है कि उसका इसमें इतना हिस्सा है, अकाउंट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, अकाउंट फॉर समथिंग, ठीक है। सो विथ एग्रीकल्चर, तो विथ प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है
एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को डिफाइन करने के लिए आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल आ रखा है अकाउंटिंग। सो विथ एग्रीकल्चर विच अकाउंट्स फॉर, ऐसा कहना चाह रहे थे हम, ठीक है। सो अकाउंटिंग फॉर ओवर 80%, कितने के लिए अकाउंट फॉर करता है, अकाउंट के साथ में फॉर प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, ओवर 80%, 80% से ज्यादा ऑफ वाटर कंजम्पशन, जितना हमारा कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, पानी की जितनी खपत है उसका 80% से ज्यादा बेसिकली किसका है, इरिगेशन का है, ठीक है। कॉमा द यूज ऑफ किसका, इरिगेशन मेथड्स। अब कैसे इरिगेशन मेथड्स, एंड द कल्टीवेशन यानी एक तरीके से खेती, किस चीज की खेती कर रहे हैं हम, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जो वाटर इंटेंसिव, जो ज्यादा पानी लेती हैं वो क्रॉप्स, इन अनसूटेबल रीजन्स में हैव वर्सनड द सिचुएशन। कहा गया है, देखो यहां तक तो एक चीज आ गई थी विथ प्रीपोजिशन के साथ में, उसका ऑब्जेक्ट आ गया। आगे हमें अब सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट है द यूज, किस चीज का यूज, इरिगेशन मेथड्स, कैसे मेथड्स थे, उसके अलावा और कल्टीवेशन, किसका कल्टीवेशन, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ऐसी फसल जिनमें पानी ज्यादा लगता है, उन फसलों का उगाए जाना और ऐसे मेथड्स का यूज करना जिसमें वाटर बेसिकली ज्यादा यूज हो। तो हम कह सकते हैं कि कोई नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए। भाई देखो ना, कोई चीज अगर किसी चीज को वर्सन कर रही है, वर्सन करने का मतलब होता है खराब करना, अगर खराब करने का सेंस है इसका मतलब है कि नेगेटिव सेंस आएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स क्या है, नेगेटिव सेंस है, तो इसका मतलब है प्रोडक्टिव इरिगेशन मेथड्स होगा, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। इफेक्टिव पॉजिटिव वर्ड है, ये तो अच्छे मेथड्स हो गए। इनएफिशिएंट आप ये कह सकते हो नेगेटिव वर्ड है, ये आंसर हो जाएगा। एफिशिएंट ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं आंसर बनेगा। तो इनएफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो यही कहा गया है कि एग्रीकल्चर जहाँ पे 80% ऑफ वाटर कंजम्पशन लेती है, वहीं पे यूज होना किस चीज का, जो इनएफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स हैं, साथ ही साथ में उन फसलों का कल्टीवेशन होना जिनमें वाटर की ज्यादा जरूरत होती है अनसूटेबल रीजन्स में। इन दोनों ही चीजों ने खराब कर दिया, वर्सन कर दिया है इस सिचुएशन को। एडिशनली और एक्स्ट्रा बात क्या कही गई है, पोल्यूशन किसमें से भाई, फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज, जो अनट्रीटेड का मतलब है जो खराब पानी होता है ना, सड़ा हुआ बेसिकली सीवेज। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का मतलब क्या, एफ्लुएंट का मतलब होता है जो इंडस्ट्री में से पानी वगैरह आता है ना, जो खास करके केमिकल्स वगैरह मिले हुए जिसमें होते हैं, उसको बोल देते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। एंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ हैज कॉन्टेमिनेटेड, एग्रीकल्चर में जब हम मतलब खेती करते टाइम पे जब हम अलग अलग प्रकार की दवाएं छिड़कते हैं तो पानी उससे बेसिकली दूषित हो जाता है, तो उसी पानी जब निकलता है उसी को एग्रीकल्चरल रन ऑफ बोल देते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा जब गांव वगैरह में धान की खेती होती है तो वहां पे इतनी सारी दवाएं दी जाती हैं कि अक्सर करके ये रिकमेंड करा जाता है कि इस पानी को यूज मत करो। जैसे हमारे गांव में पोखर है, पोखर तालाब बोलते हैं ना, तो पोखर में उस टाइम पे वो पानी, पहले क्या होता था कि जो हमारी भैंस वगैरह हैं घर में, तो उनको हम पोखर में पानी पिलाने ले जाया करते थे। पर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ जैसे जैसे धान की खेती बढ़ी तो जो पोखर में पानी आने लगा वो धान के खेतों में से होके आने लग गया, जिसमें अलग अलग प्रकार के केमिकल्स यूज होते थे। तो उन केमिकल्स की वजह से वो पानी पीने लायक नहीं बचा, जिसको पीने से भैंस बीमार होने लग गई। तो धीरे धीरे लोगों ने जैसे जैसे रियलाइज करा कि इस पानी की वजह से भैंस बीमार हो रही हैं, तो उस पानी को पीना बंद कर दिया। मतलब हम तो नहीं पीते थे, मतलब पशुओं को पिलाना बंद कर दिया। तो जब पशुओं को पिलाना उस पानी को बंद कर दिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो उससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा एक पानी का पार्ट जिसको यूज किया जा रहा था उसको यूज होना बंद हो गया, तो पानी वेस्ट जा रहा है। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है इन सब ने कॉन्टेमिनेट किया। कॉन्टेमिनेट करने का मतलब होता है दूषित करना, किसको, मच ऑफ द अवेलेबल सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर है, जो अर्थ के सरफेस पे वाटर है, उसको ज्यादातर को कॉन्टेमिनेट कर दिया इन सब चीजों ने। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट ने, अनट्रीटेड सीवेज ने, जो सीवेज सिस्टम है ना हमारा, इसने, और इसके अलावा एग्रीकल्चर रन ऑफ ने, ठीक है। डैश इट अनफिट फॉर यूज, और इसको इन्होंने क्या कर दिया है, यूज के लिए अनफिट कर दिया, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसी तरीके से। तो देखो डिलीवर इट, ये कोई डिलीवर नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, ना ही किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट हम करते हैं, डिलीवर कब करते हैं, आपने कोई चीज ऑर्डर करी है तो उसकी डिलीवरी करी जाती है। प्रेजेंट कब करते हैं, जब हम किसी को कोई चीज उपहार स्वरूप देते हैं तो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सप्लाई कब करते हैं, जब डिमांड होती है तो सप्लाई करते हैं। रेंडर इट का मतलब होता है टू कॉज इट, ठीक है। तो टू कॉज समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, इन अ पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो किसी चीज को कॉज करना जिससे कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच जाए। तो यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं कि इन सब ने कॉज करा है पानी को जिससे कि वो अनफिट हो गया है। सो रेंडर आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे, है ना। तो रेंडर करना यानी कि टू कॉज समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन।
क्लाइमेट चेंज इज फर्दर इंटेंसिफाइंग द प्रॉब्लम, और ये जो क्लाइमेट चेंज है ये और भी ज्यादा, सो क्लाइमेट चेंज सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, फर्दर आपका एडवर्ब है, इंटेंसिफाइंग आपकी मेन वर्ब है, द प्रॉब्लम उसका ऑब्जेक्ट है, थ्रू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इरेटिक रेनफॉल, इरेटिक का मतलब है इरेगुलर। तो कहा गया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है, इंटेंसिफाई करने का मतलब है उसको और ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। और कैसे बढ़ा रहा है? इरेटिक रेनफॉल के थ्रू, यानी कि रेनफॉल बड़ी इरेटिक हो गई, इरेगुलर हो गई है। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, ड्रॉट्स का मतलब होता है सूखा, और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है जो लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक बीच बीच में बारिश नहीं होती, तो इससे ये प्रॉब्लम और भी बढ़ रही है। एंड मोर डैश एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आजकल ज्यादा आने लगे। तो इवेंट्स कैसे हो गए? फ्रीक्वेंट हो गए। तो देखेंगे वेदर इवेंट्स आपका नाउन है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कैसे हैं? एक्सट्रीम है। और कैसे हैं? फ्रीक्वेंट है। आप में से कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ पे ये तो नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो इसके पहले एडवर्ब लगा दो। बेटा हमेशा ऐसा नहीं होता है। क्या एक्सट्रीम होना फ्रीक्वेंट है, या वेदर इवेंट्स जो है पूरा ये पार्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरा फ्रीक्वेंट हो गए? ये तरीके कायदे से देखा जाए तो एक पूरा नाउन है, और इस वाली चीज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, तो इस पूरे नाउन के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए। जैसे आप पाओ, जैसे मैंने कहा इट इज अ वुडन टेबल, तो वुडन एडजेक्टिव है, टेबल आपका नाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इट इज अ ब्यूटीफुल वुडन टेबल, तो भी यहाँ पे वुडन भी एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल भी। यहाँ पे ब्यूटीफुली मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं वुडन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वुडन सुंदर नहीं है, टेबल ही सुंदर है, ठीक है। सो इट इज ब्यूटीफुल वुडन टेबल हम ऐसे कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है। सो ये जो वेदर इवेंट्स हैं ये फ्रीक्वेंट हैं, दीज इवेंट्स आर फ्रीक्वेंट। कौन से इवेंट्स? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। सो क्या चीज फ्रीक्वेंट है? दीज इवेंट्स आर फ्रीक्वेंट। कौन से इवेंट्स? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो फ्रीक्वेंट लगाना सही होगा, ना कि फ्रीक्वेंटली। ओकेजनली तो नेगेटिव वर्ड है, ओकेजनल भी नेगेटिव वर्ड है। द रैपिड पेस, रैपिड यानी कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ पेस, ये सब्जेक्ट है ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अर्बनाइजेशन। ये जो अर्बनाइजेशन का बढ़ता हुआ पेस है, हैज, अब रैपिड पेस के हिसाब से हैज हेल्पिंग वर्ब आ गई, और इंक्रीज आपकी मेन वर्ब आ गई। ऑल्सो, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, एक चीज हमने पहले बताई किससे बढ़ा है, एक दूसरी बता रहे हैं कि इसने भी ऐड किया है ना। तो हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड वाटर डिमांड, तो वाटर डिमांड को बढ़ाया है किस चीज ने? रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन ने। जब आज हम शहरीकरण कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा, तो शहरीकरण जितना ज्यादा हो रहा है उतना वाटर की डिमांड ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसने भी वाटर डिमांड को इंक्रीज किया है। पुटिंग एडिशनल स्ट्रेस, अब देखो आप चाहें तो यहाँ पे पुटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से आपका पार्टिसिपल आ गया। मैंने एक मॉक डाला था पंडित्स वाला, उसके बीच में भी आपको ये सिखाया था। आप चाहे तो यहाँ पे पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। बाकी इसका सेंस क्या है? एंड पुट, जैसे यहाँ पे है ना, अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज्ड वाटर डिमांड एंड पुट, यानी कि आप चाहें तो दो वर्ब को एंड से जोड़ दीजिए, अगर एंड से नहीं जोड़ना चाहते हैं उस वर्ब को तो पार्टिसिपल के फॉर्म में लिख दीजिए, और आप चाहें ना तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लिख के भी बना सकते हैं। विच हैज पुट या विच पुट्स, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। विच यानी कि ये जो पूरी सिचुएशन बनी, भाई अर्बनाइजेशन ने डिमांड बढ़ा दी, और ये जो बात है, ये जो फैक्ट है, इट पुट्स, तो विच पुट्स लिख सकते हैं, पुटिंग लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एंड पुट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे एडिशनल स्ट्रेस किस चीज पे? ऑन ऑलरेडी स्ट्रेन्ड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी स्ट्रेन्ड है उन पे बेसिकली इसने एडिशनल स्ट्रेस डाल दिया है। वाटर स्कार्सिटी हैज ऑल्सो बिकम अ सोर्स, ये वाटर स्कार्सिटी का, स्कार्स होने का मतलब है कमी होना किसी चीज की, तो वाटर की जो कमी है इसने भी बेसिकली हैज ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पानी की जो कमी है ये न सिर्फ एक वैसे प्रॉब्लम है, बल्कि में ये एक सोर्स ऑफ कंफ्लिक्ट भी बन गया है। इसकी वजह से जगह जगह देश में कंफ्लिक्ट भी होते हैं। शायद गोदावरी कंफ्लिक्ट काफी फेमस भी रहा है ना। डिस्प्यूट्स ओवर वाटर एलोकेशन बिटवीन फार्मर्स, डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़े, जिसमें किस चीज के ऊपर? तो डिस्प्यूट्स आपका सब्जेक्ट है, ओवर प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है वाटर एलोकेशन, बिटवीन प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है फार्मर्स, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन यूजर्स। आर बिकमिंग, डिस्प्यूट्स क्योंकि प्लूरल था इसीलिए आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बिकमिंग आ जाएगा मेन वर्ब। आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन, और ये बहुत कॉमन बनते जा रहे हैं। आपको लगेगा सर बिटवीन के साथ में कई चीजें यूज कर ली, हम तो कहते हैं बिटवीन का यूज दो के लिए करते हैं। जब चीजों को ना सेपरेटली मेंशन किया जाता है, फार्मर्स अलग, इंडस्ट्रीज अलग, अर्बन यूजर्स अलग, तो ऐसे केस में जब अलग अलग नेम्स मेंशन्ड होते हैं तो वहां पे हम अमंग ना लगा के बिटवीन लगा लेते हैं, ठीक है। आगे
इन सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स में अपस्ट्रीम यूजर्स, ये जो अपस्ट्रीम यूजर्स का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई नदी है, हिमालय से निकलती है, तो जब वो हिमालय से गंगा नदी निकलती है तो ऋषिकेश में वो बहुत प्योर है और वहां पे उसका अच्छे से यूज किया जा सकता है। लेकिन वही गंगा नदी इलाहाबाद तक आते आते, मतलब प्रयागराज तक आते आते वो बहुत ज्यादा दूषित भी हो जाती है, खराब हो जाती है। तो जो अपस्ट्रीम वाले हैं वो दूषित इसलिए नहीं हुई है कि इलाहाबाद में चीजें खराब, मतलब प्रयागराज में चीजें खराब है, वो दूषित इसलिए हुई है क्योंकि जो ऊपर वाले थे, मतलब ऋषिकेश से लेके वहां तक के, उन लोगों ने उसका सही से यूज नहीं करा। उन लोगों ने उसको ना या तो ओवर यूज कर लिया है या फिर उसमें पोल्यूटेंट्स डाल दिए हैं, उसकी वजह से वो दूषित हुई है। तो यही यहां पर कहा गया है कि जो अपस्ट्रीम यूजर्स हैं, यही कहा गया है, ठीक है। कहां थे हम, ये रहा। बहुत सारे रीजन्स में जो अपस्ट्रीम यूजर्स हैं वो या तो डाइवर्ट कर देते हैं या ओवर यूज कर लेते हैं वाटर को, पानी को या तो डाइवर्ट कर देते हैं या फिर ओवर यूज कर लेते हैं। डैश डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज, और जिससे डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज जो है वो क्या होती हैं, वो उनको डिप्राइव कर देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ये है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन नॉट बी फिल्ड इन द ब्लैंक, वो बताना है जो फिल नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहां बताया था ना, आप चाहे तो पुटिंग लिख सकते हैं, आप चाहे तो एंड पुट कर सकते हैं, यानी कि एंड से दो वर्ब को जोड़ दें। एक तो ये थी V3 और एक पुट आपकी V3 बनती, ठीक है। तो जो आगे वर्ब थी उसके हिसाब से लिख दें, या फिर आप विच लगा के उस पूरी सिचुएशन को एक एंटीसीडेंट मान लें। तो यहाँ पे देखो, आप चाहे तो एंड डिप्राइव कर सकते हैं। डिप्राइव अब की बार क्यों करें, डिप्राइव्ड क्यों नहीं कह रहे हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाइवर्ट है, V1 है, ओवर यूज क्या है, V1 है। तो अगर V1 आ रहा है तो एंड के साथ V1 आ सकता है, तो ये भी बन सकता है। आप चाहे तो विच डिप्राइव्स लिख सकते हैं। ये जो सिचुएशन बनी है, दिस सिचुएशन डिप्राइव्स डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज, तो ये डिप्राइव करने का मतलब है किसी से कुछ छीन लेना, बेसिकली, है ना, किसी से कोई चीज छीन लेना, कोई अधिकार या कोई वस्तु, डिप्राइव समबडी ऑफ समथिंग, ये स्ट्रक्चर होता है आपका, है ना। सो डिप्राइव आपका बन सकता है या विच डिप्राइव्स बन सकता है, या आप सीधा इन दोनों को ही रिड्यूस करके एक पार्टिसिपल लगा सकते हैं, यानी कि क्लॉज को रिड्यूस करने के लिए पार्टिसिपल आ सकता है जो कि डिप्राइविंग होगा। अब पार्टिसिपल तो डिप्राइव्ड भी है लेकिन ये नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये पैसिव पार्टिसिपल है और ये एक्टिव। अब आप सेंस देखें, विच सब्जेक्ट है, डिप्राइव्स आपकी वर्ब है, एक्टिव सेंस है, एक्टिव सेंस है तो एक्टिव पार्टिसिपल डिप्राइविंग आएगा। इसका मतलब है कि इसमें जो नहीं यूज हो सकता दैट इज डिप्राइव्ड, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्राइव्ड को हम यूज यहाँ पे नहीं कर सकते। आगे देखेंगे, तो विच डिप्राइव्स डाउन स्ट्रीम कम्युनिटीज, द सिचुएशन इज एग्रावेटेड, और ये जो सिचुएशन है इज एग्रावेटेड, इसको और बदतर किया जाता है। एग्रावेट करने का मतलब है किसी खराब सिचुएशन को और खराब करना, किसके द्वारा, तो बाई पुअर गवर्नेंस, गवर्नेंस उतनी अच्छी नहीं है। फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेगमेंटेड का मतलब है छिटपुट है, फैली हुई है, पूरे तरीके से नहीं है, यूनिफाइड नहीं है, ठीक है, वो फैली हुई है। तो जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, मतलब फैली हुई जिम्मेदारी है, कोई अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं रहा है। एंड लैक यानी कि कमी ऑफ इन्फोर्समेंट एंड एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उनकी भी कमी है, मतलब इन्फोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, जो अभी कानून बने हुए हैं उनको इन्फोर्स करना यानी कि उनको बेसिकली प्रभावी रूप से लागू करना, उनमें कमी है, तो उसकी लैक है, कमी है। आगे देखेंगे, एड्रेसिंग इंडियाज वाटर क्राइसिस रिक्वायर्स, एड्रेसिंग आपका सब्जेक्ट है, किस चीज को एड्रेस करना, एड्रेस करना का मतलब होता है किसी चीज से बेसिकली निपटना, छुटकारा पाना, ठीक है, एड्रेस द प्रॉब्लम, ठीक है। आगे किस चीज को एड्रेस करना है, इंडियाज वाटर क्राइसिस, तो ये एड्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एड्रेसिंग अपने आप में क्या है, जीरंड है। एड्रेसिंग रिक्वायर्स, इस चीज को एड्रेस करने में जरूरत है, तो एड्रेसिंग जीरंड है, जीरंड जब भी सब्जेक्ट बनेगा तो ऐसे केस में आप आसानी से कह सकते हो कि वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर। क्या रिक्वायर करती है, अ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच जो अलग अलग डायमेंशन से देखी जाए, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। देयर इज एन अर्जेंट नीड, और बहुत ज्यादा नीड है, फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट डैश, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट डैश प्रैक्टिस, PRACTICE PRACTICES प्रैक्टिसेस। देखो सबसे पहले तो ये वाला जो एस वाला होता है ये बेसिकली वर्ब होता है और सी वाला नाउन होता है। हमें बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस चाहिए या प्रैक्टिसेस चाहिए, तो नाउन चाहिए, इसका मतलब है वर्ब वाले तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है कि सिंगुलर नाउन चाहिए प्लूरल चाहिए। सबसे पहले सिंगुलर इसलिए नहीं आएगा, अगर सिंगुलर आना होता तो आर्टिकल ही आ जाता, असस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। दूसरी चीज ये भी है, जैसे आगे सच एज लिखा है, सच एज किस लिए लिखते हैं, एग्जाम्पल देने के लिए,
वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को इकट्ठा करना, हार्वेस्ट करना उसको, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसलों में डाइवर्सिफिकेशन लाना, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें करना, ना कि सिर्फ गेहूं उगा के बैठ जाना, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि वेस्ट वाटर को कैसे यूजेबल बनाया जाए। तो ये सारी क्या है, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। एंड एफिशिएंट इरिगेशन, और एफिशिएंट इरिगेशन कैसे करा जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें, तो एक प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की, द आंसर इज एक से ज्यादा की, यानी कि प्लूरल आ जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन प्रैक्टिसेस इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन यानी कि जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो चीजों को, मतलब इंडिया में जो चीजें रन करते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका कृषि मंत्रालय है, वहां से लेके उसके जो छोटे छोटे सब मिनिस्ट्रीज हो गए जो हर एक स्टेट में भी होती हैं, ठीक है, उसकी बात करें तो उन सब का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो उस कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना एंड पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। अब पब्लिक अवेयरनेस क्या है, यहां पे देखेंगे स्ट्रेंथनिंग आपका आईएनजी फॉर्म में आ गया। क्या स्ट्रेंथन करना है, इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। एंड लगा दिया, अब एंड से पहले अगर आईएनजी फॉर्म है तो उसके बाद भी आएगा, सारे ऑप्शन आईएनजी फॉर्म में है। जैसे स्ट्रेंथनिंग का ऑब्जेक्ट है इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, वैसे ही यहाँ पे भी जो भी वर्ब आएगी उसका ऑब्जेक्ट होगा पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि वर्ब कैसी आनी चाहिए, ट्रांजिटिव। अब आप पाओगे कि राइजिंग तो इंट्रांजिटिव होता है, राइज इंट्रांजिटिव है, रेज ट्रांजिटिव है, अराइज इंट्रांजिटिव है, और अरोज आपका ट्रांजिटिव है। लेकिन हम अरोज वर्ब का यूज तब करते हैं जब हम अपनी फीलिंग्स या इमोशंस की बात करें। अब अवेयरनेस कोई फीलिंग या इमोशन थोड़ी नहीं है, ये तो आपकी एक मेंटल स्टेट है। यू रेज अवेयरनेस, ठीक है, वी रेज अवेयरनेस, हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं। सो जब हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं तो हम कहते हैं कि वी रेज अवेयरनेस, ना कि हम उसको अरोज नहीं करते हैं। अरोज जनरली जो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन चीजों को अरोज करते हैं, उनको इंसाइट करते हैं। तो इसको इंसाइट करने के सेंस में यूज करते हैं अरोज को, और रेज को बेसिकली किसी चीज को बढ़ाने के सेंस में यूज करते हैं। सो हम नॉलेज या अवेयरनेस को रेज करते हैं, तो रेजिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी क्या है, आर ऑल्सो क्रूशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल स्टेप्स टू इंश्योर। किस लिए है ये क्रूशियल, इंश्योर करने के लिए। क्या इंश्योर करना है, लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी, किसके लिए, फॉर द नेशन, देश के लिए। तो ये आपका पूरा पैसेज था, पूरा का पूरा वाटर क्राइसिस पे था। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसे निकालोगे। ऑप्टिमिस्टिक, बेटा ऑप्टिमिज्म तो यहाँ पे है ही नहीं। ऑप्टिमिस्टिक तो ये तब होती जब हम कह रहे होते हैं हाँ हाँ हम संभाल लेंगे सबको, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक तो वो होता है आशावादी कि सब अच्छा होगा, ऐसा इसमें था नहीं। हालांकि ये अलार्मिंग थी, ये बात एकदम सही है। अलार्मिंग इसलिए थी क्योंकि चेतावनी है कि अगर सुधरे नहीं ना तो 2050 तक ये होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो सही था, बट ये वाला गलत था, तो ये हो सकती थी, बट ऑप्शन में तो एक ही हो सकता है। दूसरा है न्यूट्रल एंड डिस्क्रिप्टिव, ये न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे सेंटीमेंट्स अटैच्ड है। जो व्यक्ति ने जिसने इसको लिखा है वो आप हम लोगों को ना बेसिकली परसुएट करना चाह रहा है। आप इस पैसेज को ना परसुएसिव भी कह सकते हैं। वो गवर्नमेंट को, पब्लिक को परसुएट करना चाह रहा है कि भाई कुछ करो, तो ये इसकी टोन परसुएसिव भी हो सकती थी, लेकिन न्यूट्रल नहीं कह सकते इसको, है ना। तो न्यूट्रल के एंटोनिम में परसुएसिव होती, वो हो सकती थी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव तो फिर भी कह सकते हैं कि डिस्क्राइब किया गया है, बट फिर भी देखते हैं। अब एक है डिस्क्रिप्टिव एंड सैटारिकल। सैटारिकल का मतलब होता है जो मजाक उड़ाए किसी का। क्या मजाक उड़ाया गया है, द आंसर इज नो। एक है इंफॉर्मेटिव एंड कॉशनरी। कॉशनरी यानी कि चेतावनी देने वाली, कॉशन देने वाली, अलार्मिंग जिसको हम बोल देते हैं, और इंफॉर्मेटिव यानी इंफॉर्मेशन देने वाली, आप कह सकते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन भी है और इसमें चेतावनी भी है, सो दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितने लोगों का सही हुआ था एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सर्व्स एज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, इंडिया जर्नी टू वाटर सस्टेनेबिलिटी। भाई साहब जर्नी तो अभी शुरू भी नहीं हुई सस्टेनेबिलिटी की तरफ। ये पैसेज सस्टेनेबिलिटी पे नहीं है, ये पैसेज क्राइसिस पे है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द क्राइसिस, कि आज इंडिया एक क्राइसिस से जूझ रहा है जो कि आगे और बढ़ती जा रही है। अगर हम यही कहते आज अगर इस पैसेज की टोन कुछ ऐसी होती कि हम इंडिया आज पानी को लेके सफिशिएंट, मतलब सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं और हम आगे और भी अच्छा करेंगे, तो हम कह सकते थे कि इंडिया जर्नी टू वाटर सस्टेनेबिलिटी। बट ये जर्नी है ही नहीं ना, अभी तो हम जूझ रहे हैं, जर्नी तो शुरू करी ही नहीं हम लोगों ने, तो ये गलत हो जाएगा। वाटर प्रैक्टिसेस इन इंडिया, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि इंडिया में वाटर प्रैक्टिस क्या है। वाटर बॉडीज एंड बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, ये भी नहीं कहेंगे। वाटर बॉडीज क्या गंगा का नाम आया, क्या यमुना का नाम आया, या बंगाल की खाड़ी का नाम आया,
किसी वाटर बॉडी का नाम आया? नहीं आया तो हटा दीजिए। इंडियाज लूमिंग वाटर क्राइसिस, इंडिया की लूमिंग का मतलब है जो एकदम मडराती हुई वाटर क्राइसिस है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नाउ अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। इस पैसेज में मेन चर्चा क्या है? वाटर क्राइसिस इज द थीम। सो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर मिसमैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन इन इंडिया। देखो वाटर मिसमैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन, अब पॉल्यूशन ना इसका सेंट्रल थीम नहीं था, वाटर मिसमैनेजमेंट तो बोल भी सकते हैं, और दूसरा ना वाटर मिसमैनेजमेंट से बड़ी बात है वाटर क्राइसिस, और मिसमैनेजमेंट उसका एक जस्ट कारण में से एक है, जो उसके कॉजेज हैं उसमें से एक है वाटर मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट टोन मतलब इसका ना लाइक वो नहीं हो सकता है थीम, तो ये गलत वैसे ही हो जाता है आपका। दूसरा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इट्स नेशनल इंपैक्ट, पॉसिबल है एक हद तक, लेकिन बेस्ट नहीं कहूंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि पूरे पैसेज में ना सिर्फ वाटर का जो ग्राउंड वाटर की बात करिए वो एक पैराग्राफ के अंदर बात करिए, इसमें हर तरीके के पानी की बात की है कि जो सरफेस वाटर है उसको कौन कॉन्टेमिनेट कर रहा है और कैसे कर रहा है, जो ग्राउंड वाटर है उसको किस तरीके से बेसिकली उस पर ओवर डिपेंडेंस है, उसके अलावा जो आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स, उनसे भी नुकसान हो रहा है। तो सिर्फ ग्राउंड वाटर की बात नहीं है यहाँ पे, तो ये मतलब पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ये सेंट्रल थीम नहीं लगती है। एक पैराग्राफ में तो ये था, बाकी नहीं। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर अवेलेबिलिटी, सिर्फ क्लाइमेट चेंज नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक पार्ट है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक पार्ट है, वाटर मिसमैनेजमेंट एक पार्ट है, लेकिन जो सेंट्रल थीम है ना वो बेसिकली क्या है? द वाटर क्राइसिस, दिस इज द सेंट्रल थीम एंड अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स, ये है सेंट्रल थीम। तो आप कहोगे कि सर ये तीनों तो ना पार्ट हैं इसके छोटे छोटे, सेंट्रल थीम नहीं है ये। नेक्स्ट देखोगे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज डज इंडिया हैव, कितना परसेंट है? तो मैंने बताया था ना 18% पॉपुलेशन है और वाटर परसेंट सिर्फ 4 है, तो ये 4% हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कुड बी द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस, 2050 तक 6% जीडीपी कम हो जाएगा ऐसा कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, खुद से भी आंसर मार्क करने की कोशिश किया करो, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज एज द कॉज ऑफ इंडियाज वाटर क्राइसिस। जब मैं वीडियो डालता हूं ना तो इसको ना जैसे जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं उससे पहले ही पॉज करके खुद से पढ़ो पहले, फिर आपको ना अपने पढ़ने में और मेरे पढ़ने में भी डिफरेंस समझ आएगा कि किसी क्वेश्चन को मैं कैसे रीड कर रहा हूं और आप कैसे रीड कर रहे हो। समटाइम्स क्या होता है, ये जो वर्ड फ्लो होता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। एक तो ये है कि आप सीधे सीधे ऐसे पढ़ रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, समझ नहीं आएगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि किन चीजों को एक साथ पढ़ना है और किन चीजों को हमें अलग पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये पूरा सब्जेक्ट है तो इसको ना एक साथ पढ़ना चाहिए हमें। इज नॉट मेंशन्ड, ये आपका वर्ब वाला पार्ट है, इसको एक साथ हमें पढ़ लेना चाहिए। और कहां पे मेंशन्ड नहीं है, सो इन द पैसेज, ये एक साथ आना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे इन द पैसेज, तो ऐसे लगेगा कि अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो आप। सो इन द पैसेज, ठीक है। और कैसे मेंशन नहीं है, सो एज अ कॉज, एक कॉज के रूप में। और किस चीज का कॉज? ऑफ इंडियाज वाटर क्राइसिस, इंडिया की वाटर क्राइसिस का। तो जो रीडिंग का तरीका है ना आप लोगों का, वो भी आपको मतलब अल्टीमेटली चेंज करना पड़ेगा, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाएगी। तो पहले क्या किया कीजिए, जब मैं वीडियो डालता हूं, जब मैं पढ़ता नहीं हूं तब तक आप खुद से एक बार पूरे क्वेश्चन को और ऑप्शंस को पढ़ने का प्रयास करें। फिर ये देखें कि आपने चीजों को कैसे पढ़ा और मैंने कैसे पढ़ा। एक दिन में आप मेरी नकल नहीं कर पाओगे, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, मेरे हिसाब से पढ़ोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें आने लगेंगी। पॉल्यूशन फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो क्या इनमें से नहीं था? तो पॉल्यूशन की बात करी गई थी, जो कि अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट था, जिसके लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए एफ्लुएंट नाम का एक वर्ड हमने देखा था वहां पे, ठीक है। इसके अलावा कृषि का भी था, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जहां पर वर्ड था, है ना। आगे इरेटिक रेनफॉल बिल्कुल था, एक्सट्रीम वेदर था, जो फ्रीक्वेंट वाला क्वेश्चन आया था जहां पे, है ना। कल्टीवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स था, बिल्कुल था। डिक्लाइन इन रिवर फ्लो ड्यू टू हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग, नहीं, हिमालयन ग्लेशियर मेल्टिंग की बात नहीं थी, तो ये नहीं था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट डज फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां पे चीजें यूनिफाइड नहीं थी, ठीक है। पहला यूनिफाइड मैनेजमेंट, ये तो एंटोनिम बन जाएगा। डिवाइडेड एंड अनकोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, आप कहोगे बिल्कुल सही लग रहा है। कंप्लीट एब्सेंस, नहीं, एब्सेंस नहीं है, फ्रेगमेंटेड है।
फ्रेगमेंटेड का मतलब है छिटपुट है चीजें, उनके अंदर ना कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ये नहीं कह सकते हैं। एफिशिएंट गवर्नेंस, ये तो पॉजिटिव वर्ड है तो वैसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे, वाई इज द कल्टिवेशन ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन अनसूटेबल रीजन्स प्रॉब्लमेटिक। देखो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को ज्यादा पानी चाहिए होगा, ज्यादा पानी चाहिए होगा तो बेसिकली जो वाटर स्कैर्सिटी है उसको वो और ज्यादा बेसिकली बढ़ा देगा, पानी की जो कमी है उसको और बढ़ा देगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि आप 10 फुट भी नहीं खोदने की जरूरत पड़ेगी, 5-7 फुट पे पानी निकल आता है, जो हमारा गाँव है वहाँ पे, ठीक है। तो हमारे यहाँ गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा होती है, बट जो हमारी नानी का गाँव है, मतलब जब हम अपने ननिहाल जाते थे वहाँ पे पानी इतना नीचे है कि जो हैंडपंप लगता है ना उस पर हम लटक भी जाते थे तो वो चल नहीं पाता था, क्योंकि पानी बहुत नीचे से आता था, बहुत ज़्यादा नीचे पानी है वहाँ पे, तो पानी की वहाँ पे कमी है। तो वहाँ पे वो खेती करते थे मिर्च की, टमाटर की, वो वहाँ पे गेहूं वगैरह होते ही नहीं थे। मैं कहता था यार ये लोग गेहूं क्यों नहीं करते, मेरे को बचपन में थोड़ी इतनी समझ थी कि क्यों नहीं करते हैं। मैं कहता क्या ये खरबूजा वरबूजा करे बैठे, इनमें रोज नुकसान खा जाते हैं, हमारा कम से कम गेहूं टाइम से हो तो जाता है। फिर अब मुझे समझ आती है चीजें, क्योंकि वहाँ पानी की इतनी ज्यादा कमी है कि गेहूं या धान वहाँ पे वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है कि अगर ऐसी जगह पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कर दी तो वहाँ पे पानी की कमी और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यही है, इट एग्जैसरबेट्स, एग्जैसरबेट करने का मतलब क्या है, किसी खराब सिचुएशन को और खराब करना, एग्रावेट करना है ना। वाटर स्कार्सिटी इन दोज रीजन्स, बिल्कुल सही बात है, ये कर देगा। इट एनहेंस सॉइल फर्टिलिटी, इनहेंस नहीं करेगा, कुछ भी खराब करेगा। इट लीड्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, अच्छा ये इससे क्या हो जाएगा, फिर मना क्यों करेंगे, ठीक है। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर इरिगेशन, नहीं ये सब अलग बातें हैं ना, आगे देखेंगे। तो ये था भाई हमारा आज का पूरा पैसेज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा और मेरे से पढ़ना आपको अच्छा लगता है, सो यू कैन चेक आउट माय वीओडी बैच, इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच। तो ये बैच आपका अवेलेबल है आरजी विक्रमजीत ऐप पे, सिर्फ 699 रुपए के फीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको मिलती है। साथ ही साथ में न सिर्फ वैलिडिटी आपको मिलती है, आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट। मेरा हमेशा से फोकस यही रहता है कि मैं बेहतर से बेहतर चीज़ें बच्चों तक पहुंचा पाऊँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, सिखा पाऊँ। मेरा बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस नहीं है कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करा जाए, किस तरीके से बच्चों तक एडवर्टीजमेंट पहुंचाई जाए, इसीलिए मैं कभी भी एक्स्ट्रा एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करता हूँ। जब पढ़ा रहा होता हूँ तो पूरे फ्लो में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है और आप मेरे से कंप्लीट बैच पढ़ना चाहते हैं तो बहुत नॉमिनल से फीस में, इतने फीस में आपकी ना 2 किताबें भी नहीं आती हैं ढंग से, या जो छोटी मोटे खर्चे होते हैं ना आपके दिन रोज के, वो आप ऐसे ही स्पेंड कर देते हो। अगर दोस्त लोग पार्टी मांग लें तो 1000 रुपए की तो पार्टी हो जाती है, समोसा पार्टी, दारू पार्टी तो बहुत महंगी होती होगी, ठीक है, तो समोसा पार्टी इतनी महंगी हो जाती है। तो लोग डेली ना 20 रुपए की सिगरेट फूंक देते हैं, 1 महीने के उसमें पूरा का पूरा बैच आ जाता है, जो कि आपको अपने कैरियर में ना बहुत अलग अलग ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, ठीक है। तो आप बढ़िया से बैच ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ें। बाकी आपको किताब के थ्रू पढ़ना है तो वोकैबुलरी के लिए आपके पास संजीवनी होनी ही चाहिए, ये मैंडेटरी है मेरे हिसाब से। और इंग्लिश ग्रामर के लिए रामबाण आपके पास में होनी चाहिए, तो ये दोनों किताबें भी जरूरी है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ पूछना है, जानना है, आप चाहते हो कुछ कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आप ना मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और कोई भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हो, आपको हम तुरंत जवाब देंगे। बाकी ये हमारे टेलीग्राम चैनल है जिस पे PDF मिलती है आपको, और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिन पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो बाकी आज के लिए और अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का रीडिंग बूस्टर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।